सभी देशवासियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं चित्रकूट त्रिपाठी आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। छोटा सा पार्ट है, कोई 10-15 मिनट का, तो उसको हम देख लेते हैं। कुछ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई न्यूमेरिकल का पार्ट भी लेकर आऊँगा, तो हम उसको अच्छे से करते हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक मार्कर और इससे हम इसको श्री गणेश करते हैं। और सबसे पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा, हमेशा की तरह चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो घंटी ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे सारी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो परिभाषा से शुरू करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? माध्यम को मिलाने वाली रेखा पर अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के सिद्धांत पे हमने लेंसों के प्रयोग किए थे। अच्छा, एक था परावर्तन। परावर्तन में क्या था आप देखिए। परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो किसी दिशा में मुड़ जाता है, इसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का बताया था। एक होता है रेगुलर परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है नियमित परावर्तन, मतलब दूसरा होता है इरेगुलर, यानी कि विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन हमेशा खुरदरी सतहों से होता है ना। अब यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको उस समय भी हल्का सा बताया था, क्या था? प्रकाश एक दूसरे में, प्रकाश का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है, कम मात्रा में परावर्तन होता है। जबकि चिकनी सतहों से क्या होता है कि चिकनी सतहों से प्रकाश का कम मात्रा में अवशोषण होता है, जबकि अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि परावर्तन से संबंधित कुछ बातें हैं जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ये कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। हमें चीज़ें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, सवाल है। ये मार्कर है, आपको ये हिस्सा काला और ये हिस्सा सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा और ये रेड दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें रंगीन कैसे दिखाई देती हैं, इसका क्या लॉजिक है? तो इसका मैं एक लॉजिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ सवाल जुड़े हुए हैं उससे। ठीक है, तो लॉजिक देखिए ज़रा ध्यान से। क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, ये मान लीजिए ये सतह है, कोई प्रकाश पड़ता है। प्रकाश हम सब लोग जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इनको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, इस विबग्योर से मिलके बना होता है, हम सब लोग ये जानते हैं अच्छे से। तो अब विबग्योर में से, अब देखिए, जैसे ही प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद में प्रकाश का कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है। तो मान लीजिए, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे कलर जो है अवशोषित हो गए। ठीक है, अवशोषित होने के बाद में ये जो ग्रीन कलर था ना, ये जो वस्तु है, ये वस्तु की जो सतह है, इसने ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन कर दिया, यानी कि जो ग्रीन कलर वाली, जो वेवलेंथ वाली जो किरण थी, उस किरण को इसने छोड़ दिया। तो मतलब ये चीज़ हरी दिखाई देगी। इसी तरह से मतलब कोई भी सफ़ेद प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु जिस रंग के, जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को परावर्तित करती है या उत्सर्जित करती है, हमें वो वस्तु उस रंग की दिखाई देते हैं। अब आप लोग कहोगे कि दुनिया में इतने सारे कलर हैं, जबकि ये 7 ही कलर हैं। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे कलर इन्हीं 7 कलरों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। कभी कभी ग्रीन और येलो आपस में मिलके कोई कलर बनाते हैं और कोई कलर मिलके कोई कलर बनाता है। कलर के ऊपर मैं आपको एक और प्यारी सी क्लास लगाऊंगा, आप लोग उसको देखना, कोई 10-1 मिनट की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अधिक से अधिक कलर अवशोषित होते हैं। अब कलर क्या होते हैं? कलर विद्युत चुम्बकीय प्रकाश की तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? ऊर्जा युक्त होती है। तो जब प्रकाश का अधिक अवशोषण होगा, है ना, जब प्रकाश का अधिक अवशोषण होगा तो प्रकाश का अधिक अवशोषण होगा तो क्या होगा? चीज गर्म हो जाएगी, है ना। मतलब ये सारी की सारी चीजें अगर अवशोषित कर ले, अगर ये संपूर्ण चीज अवशोषित कर ले, तो भाई ये चीज तो काली दिखाई देगी। उत्सर्जन ही नहीं हो रहा, हर चीज का अवशोषण हो गया। इस प्रकार की वस्तु काली वस्तु कहलाती है। काली वस्तु, काली वस्तु यानी आदर्श कृष्णिका। वैसे तो संसार में 100% आदर्श कृष्णिका कोई नहीं है जो 100% किरणों को अवशोषित कर ले। ठीक है, काजल जो है 96% किरणों को अवशोषित करता है, जबकि प्लेटिनम ब्लैक
98% चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, 98% किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो सोलर कुकर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक की पुताई होती है ताकि बहुत ज़्यादा अवशोषित हो जाए, और जो चीज़ जितनी अवशोषित होती है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ऊष्मा की चालक होगी, और वो उतनी जल्दी गर्म होगी। यही रीज़न। अब यहाँ से बनते हैं कुछ प्रश्न। एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा के सर्वाधिक अच्छी चालक है। अब आप प्रकाश के परावर्तन को भी मिलाइएगा और कलर को भी मिलाइएगा, तो काली वस्तु या काली नहीं हो तो भूरी हो, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी हो, है ना, डार्क कलर हो, तो ये क्या होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, तो अवशोषित करने में गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ से बढ़िया सा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया अवशोषक कौन सा है, या निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया गर्म होने वाली वस्तु कौन सी। 4 ऑप्शन है आपके पास, सफ़ेद, चिकनी, काली, खुरदरी। सफ़ेद, खुरदरी, काली, चिकनी। अब आप सब लोग जानते हो इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या आएगा, काली और खुरदरी। आप सब लोगों को पता है जो बर्तन होते हैं हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं, कुकर वगैरह, आप उसकी तली कभी भी देखना, उस तली में खूब सारी डिज़ाइन बनी होती हैं। वो डिज़ाइन बनाने का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि उसकी सरफेस रफ़ हो जाए, रफ़ सरफेस होने की वजह से ऊष्मा का अवशोषण अधिक हो जाए। तो ऊष्मा का कई बार अवशोषण अधिक होने की वजह से और सतह थोड़ी डार्क होने की वजह से क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषण बढ़ जाता है, ऊष्मा अवशोषण बढ़ जाता है तो वो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक आदर्श किचन यूटेंसिल जो आग पर रखते हैं अपने, एक आदर्श किचन यूटेंसिल हो सकता है तो कैसा होगा भाई, सीधी सी बात है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, सफ़ेद, चिकना, काला, खुरदरा। सफ़ेद, खुरदरा और काला, चिकना। तो आप सब लोग जानते हैं इसमें से सबसे सही ऑप्शन क्या होगा। एक तो वस्तु काली होनी चाहिए अवशोषण अगर अच्छा करना है तो, और दूसरी वस्तु खुरदरी होनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत अगर आपके पास दूसरा प्रश्न आ जाए कि हमें कोई ऐसी सतह बनानी है जो ऊष्मा का बहुत ही कम अवशोषण करे, तो सतह होनी चाहिए चिकनी और सफ़ेद। सफ़ेद होने से क्या होगा, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, तो बहुत कम प्रकाश ही अवशोषित होगा, ठीक है। और चिकनी होने से क्या होगा, रेगुलर परावर्तन होगा। रेगुलर परावर्तन की वजह से क्या होगा कि वो और ज़्यादा ही कम अवशोषित होगी। तो इस तरह से 2 मोड हो गए ना अवशोषण को कम करने के। एक तो सतह को चिकनी बना दो तो क्या होगा, परावर्तन क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, यानी कि नियमित परावर्तन हो जाएगा, तो वस्तु में कुछ अवशोषण की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरा क्या है कि उसको सफ़ेद बना दो, तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, सतह या तो बहुत कम ऊष्मा अवशोषण के लिए काम आएगी या बहुत ज़्यादा ऊष्मा अवशोषण के लिए काम आएगी। तो इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। आई थिंक आपको समझ तो आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक लेंस भी रह गया था हमारा, मैंने उसके बारे में बताना था, समय कम था, है ना, वीडियो लंबी बन गई थी। तो अब ज़रा देखिए, एक हमारे पास ये लेंस, ये दर्पण था, तो सॉरी ये वाला तो बना दिया था, ये वाला दर्पण था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब निर्माण आपको नहीं बताया था मैंने, तो ये लो अब बता देता हूँ। जो ये पोल है हम सब लोग जानते हैं, फोकस हो गया, है ना, और ये द्विफोकस हो गया। और हम लोग जानते हैं कि इस पर वस्तु कहीं मर्जी रखा हो, वस्तु इस पर कहीं मर्जी रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो किरण समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो फिर हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है किरण, ये किरण हमारी फोकस से आ रही है, इसका मतलब इसका फोकस यहाँ नहीं होगा, इसका फोकस यहाँ बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो किरण यहाँ जाएगी, ओके, वो उतना ही कोण बना के सीधी निकल जाएगी, तो हमें लगेगा ये किरण पीछे से आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ एक छोटा सा प्रतिबिंब जो वस्तु से बिल्कुल सीधा है और दर्पण के पीछे तैयार हो रहा है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का दर्पण यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये वाहनों में पश्चिम दृश्य देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, एक तो वस्तु की सीधी प्रतिबिंब तैयार होता है, और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पीछे की वस्तु हमें सीधी दिखाई दे। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि एकदम परफेक्ट है भाई। अब ऐसे थोड़ी है कि हमारा जो दर्पण है, दर्पण यहाँ लगा हुआ है और उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहीं और बन रहा है, तो हम ऐसे मुड़ के थोड़ी देखेंगे, फिर तो कबाड़ा हो जाएगा अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो पहली बात तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के बैक साइड में बनता है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा
बनता है और इसी रेंज में बनता है, चाहे वस्तु कहीं मर्जी हो उसका प्रतिबिंब यही बनेगा। आप चाहे दूर रख दो, क्योंकि जो किरण ऐसे जाएगी ये रेंज तो यही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिल लेगी, यहाँ मिल लेगी, यहाँ मिल लेगी, तो कहीं भी बनेगा तो यहाँ 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 कहीं भी बनेगा तो इसी एरिया में बनेगा, इसी पर्टिकुलर एरिया में ही बनेगा ये। इसलिए इसका एक ही सबसे दमदार इस्तेमाल है। पुराने टाइम में क्या होता था, किरणों को फैलाने के लिए जो अपने रोड लाइट वगैरह के ऊपर इसका इस्तेमाल होता था, आजकल तो LED वगैरह चली हैं। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं, क्या है? वाहनों के पश्चिम दृश्य देखने में। अच्छा, पिछली बार पटवारी में एक प्रश्न आया था, बड़ा ही शानदार प्रश्न था, उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा कंपेयर करके आपको दिखा दूं। ये दर्पण है, एक आपके पास ये दर्पण है और एक आपके पास ये दर्पण है, ये 3 प्रकार के दर्पण है। ये तो हो गया अवतल। इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो सीधा और बड़ा प्राप्त होता है। इसमें हमेशा ही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्राप्त होता है, और इसमें क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान ही प्राप्त होता है। यानी कि तीनों की एक एक कमी है, मतलब एक में बड़ा होता है, एक में छोटा होता है, एक में बराबर होता है। इस बेस पर एक प्रश्न आया था कि एक लड़की अपने आप को एक जादुई दर्पण में देखती है तो वो अपना सर बड़ा पाती है, धड़ उसी आकार का पाती है और पैर छोटे पाती है। तो दर्पणों का कॉम्बिनेशन ऊपर से नीचे किस रूप में रहा होगा? तो अब सर बड़ा पाती है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर ये वाला दर्पण होगा अवतल, है ना? तो इसका तो यही ऑप्शन बना, अवतल, समतल और उत्तल। जबकि धड़ समान आकार का पाती है, तो धड़ समान आकार के लिए फिर ये वाला कौन सा दर्पण होगा भाई? समतल दर्पण होगा, तभी ना उसके बाद में कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अवतल, समतल, उत्तल, ये इसका उत्तर था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया था। तो इस तरह से अंदर से प्रश्न उठा कर देते हैं कि भाई आपने समझा क्या है। इन प्रश्नों को समझने के लिए पहले आपको विज्ञान की छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, है ना? कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते छोटी बातों को भूल जाते हैं, और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है। एग्जामिनर आपको इतनी छोटी बात, इतनी जड़ से बात पूछेगा कि वो हम मिस करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ मिस मत करना आप लोग। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं छोटी सी। ये तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम न्यूमेरिकल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी हल्का सा बता दूं, क्या होता है कि जब कोई वस्तु लेफ्ट साइड में होती है तो वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से u हमेशा ऋणात्मक होगा। ओके, v क्या होगा? v धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ये इधर बने तो ऋणात्मक, इधर बने तो धनात्मक। फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस, अब सुनना ध्यान से। फोकस अगर उत्तल है, उत्तल दर्पण हो जाए या लेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, फोकस हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि राइट साइड में बनेगा। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो। और अगर अवतल कुछ भी आ जाए, अवतल दर्पण हो जाए चाहे अवतल लेंस हो जाए, उसका फोकस सदैव ऋणात्मक होगा। यह 10वीं क्लास में एक छोटा सा प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास एक बहुत ही पतला उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस है, तो दोनों का फोकस कैसा होगा? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दर्पण का फोकस धनात्मक और लेंस का फोकस ऋणात्मक। दर्पण का फोकस ऋणात्मक, लेंस का फोकस धनात्मक, दोनों का फोकस धनात्मक, दोनों का फोकस ऋणात्मक। तो अगर उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही दिए हुए तो उत्तल शब्द आते ही आप समझ जाना कि फोकस धनात्मक होगा, दोनों का फोकस धनात्मक होगा। सी उत्तर होगा इसका। आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है? तो ये तो था फोकस के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर का बिंब, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, एक 5 सेंटीमीटर का बिंब किसी उत्तल लेंस के सामने, किसी उत्तल लेंस के सामने 7.5 सेंटीमीटर दूर या 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है? और इस दर्पण का फोकस 5 सेंटीमीटर है। देखो, वस्तु की साइज भी 5 दे दी, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस का फोकस 5 सेंटीमीटर, वस्तु की साइज भी 5 दे दी, फोकस दूरी भी 5 दे दी, ठीक है? और कहता है वस्तु 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो वस्तु 10 सेंटीमीटर पर स्थित है तो हम लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें उसने दी है। u कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। आपको बताया है कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में स्थित होती है तो u हमेशा ऋणात्मक होगा। फिर फोकस की बात कर रहा है, फोकस उसने कितना दिया है? फोकस उसने दिया है 5
सेंटीमीटर। वस्तु का आकार यानी एच भी दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। और अब वो पूछ क्या रहा है कि इसकी स्थिति, प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज बताइए। तो अब हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, दो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताने के लिए फॉर्मूले बताए थे। पहला था 1/f = 1/v - 1/u लेंस के लिए, दर्पण के लिए प्लस, और उसी तरह से एक आपको बताया था m = h/h = v/u। एक चीज और बता दूं, अगर m हमारा धनात्मक आता है, अगर m हमारा धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी रहेगी, क्योंकि बिंब भी सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा है ना, तो प्लस प्लस बराबर प्लस ही होते हैं। लेकिन अगर m बराबर ऋणात्मक आ जाए किसी भी सूरत में, अगर m बराबर ऋणात्मक आ जाए तो आप सब लोग समझ जाना कि ये क्या कहना चाहता है, कि मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, तो चलिए हम तीनों चीजें बताते हैं। सबसे पहले उसने क्या पूछा है कि लेंस की एक तो वस्तु की स्थिति बताना है, फिर इसकी प्रकृति बताना है, प्लस है या माइनस है, फिर उसके बाद इसका हाइट यानी कि ये भी बताना है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। भाई एक बार मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ आसपास शोर बहुत होता है, कि छोटे बच्चे बहुत रहते हैं यहाँ, और लॉकडाउन का समय है, तो थोड़ा 1-2 दिन में इस चीज़ का भी इलाज कम्प्लीटली करेंगे। चलिए फिर हम अपने सूत्र के हिसाब से इसको हल करते हैं। ठीक है, सूत्र के हिसाब से देखिए, तो सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u, 1/f। अब सबसे पहली बात है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल के लिए f हमेशा धनात्मक रहेगा, याद रखना, इसीलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया था। तो 1/5 = 1/v - 1/u कितना है, -10। ठीक है, ये तो अपना वाला माइनस है और ये -10 वाला माइनस है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 1/10 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन अब ये पूरा उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1/5 - 1/10 बराबर 1/v। हल कर देते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 माइनस 10 एकम 10, 1 एकम 1, ठीक है, बराबर 1/v। ओके, आपके पास हो गया 1/10 बराबर 1/v। तिरछा गुणा करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, ध्यान से देखने वाली बात है, v उधर जाएगा 10 इधर जाएगा, तो हमारे पास v बराबर 10 आ जाएगा। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा और राइट साइड में बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि v धनात्मक आ गया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, वो अपने आप ही साइन आएगा, हमें तो बस अपने साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति m बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो v तो हमारा धनात्मक निकला है, जबकि u क्या है, ऋणात्मक निकला है। खैर जितना भी हो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहीं से पता लग जाएगा। वैल्यू भी पुट नहीं करना, बिना वैल्यू के पता लग जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस के चिन्ह से पता लग जाता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार भी निकाल लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं m बराबर कितना होता है, h' बराबर v/u। आई थिंक मार्कर, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला देखते हैं। ये लो, तो ये हो जाएगा h', हाँ ये ठीक है, h v/u। ठीक है, तो अब m की तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता, तो ये तो निकल सकता है आराम से। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो h' बराबर v/u, v/u गुणा h इधर है तो उधर जाएगा, तो h इधर आ जाएगा। सारे मान साइन के साथ रख देते हैं। सारे मान जब हम साइन के साथ रखते हैं तो v का मान कितना है, जरा ध्यान से देखेंगे। v का मान है हमारे पास 10 बटा u का मान कितना है, माइनस, हाँ कितना हो गया, ये रहा -10। ओके, और उसके बाद में हमारे पास h आ जाता है। h हमारा 5 सेंटीमीटर है, आप खुद देख लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, -5 आ जाएगा, यानी h' बराबर -5। इसका मतलब प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनेगा, हाँ ना, नेचुरली। तो ये तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो 10वीं क्लास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट न्यूमेरिकल और आपको मैं एक दर्पण का करके बता देता हूँ। अगर यही न्यूमेरिकल इस तरह से हो दर्पण का, कि एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, तो जब वक्रता त्रिज्या 20 होगी तो फोकस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है।
तो बताइए स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें कि वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। अब उसने इसका नाम नहीं दिया कि उत्तल है कि अवतल है, लेकिन एक बात बता दिया कि स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें। इसका मतलब स्क्रीन प्लेस कर रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखो कहाँ चाल चली है कि भी प्रतिबिंब का उसको कहाँ रखें, उसको स्क्रीन को कहाँ रखें कि भी प्रतिबिंब बन जाए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब तो उल्टा ही होगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब को। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन से दर्पण में प्राप्त होता है, आप सब लोग सोचिए। हाँ, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। इसका मतलब उसने दर्पण अवतल दिया। जब दर्पण अवतल दिया तो फोकस अपने आप ही कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यू तो हमेशा ऋणात्मक लेते ही हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे, इसकी स्थिति, प्रकृति और ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब मैं एक अपनी तरफ से एक सवाल दे देता हूँ जो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए 20 सेंटीमीटर, सॉरी वो तो आपको दे दिया ना, 10 सेंटीमीटर या अपने ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, वक्रता त्रिज्या वाला एक लेंस, एक दर्पण, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर हो तो देखिए वक्रता त्रिज्या 25 है, वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब V पूछा है, स्थिति, प्रकृति M पूछा कि M पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और बस ये तो बताइए, प्रकृति बताइए। मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ, एक बार अंदाजा लगा के देखते हैं। 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण है, ठीक है, उसके सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन है, वक्रता त्रिज्या 25 है। जब वक्रता त्रिज्या 25 है तो इसका मतलब 12.5, 12.5, वो भी माइनस का फोकस बन गया, ठीक है। माइनस इसलिए बना क्योंकि अवतल है। अब 10 सेंट, अब यू कितना है, यू है आपके पास 10, तो हम जानते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये दर्पण है, दर्पण तो हमेशा, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आपके पास इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान से देखिए। तो ये आपके पास फॉर्मूला एक तैयार हो गया। ओके, अब एक चीज़ और देखना, ध्यान से देखना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सबके मान हम पुट कर देंगे और हमारे पास v मिल जाएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं भाई, वक्रता त्रिज्या 25 है, इसका मतलब 12.5 तो उसका फोकस है, और ये 10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी, 12.5 फोकस से पहले रखी हुई। और आपको बताया था फोकस से पहले रखते हैं तो उसका आभासी और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब जरा चेक करके देखते हैं क्या वास्तव में अपने पास आभासी प्रतिबिंब बनता है इसका। तो चलिए चेक करके देखते हैं। मैंने भी पहली बार एक काल्पनिक न्यूमेरिकल लिया है, देखते हैं हमारा फॉर्मूला कामयाब है क्या। 1/-12.5, 12.5 को हम 25/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 25 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। 12.5 का मतलब 25/2, ओके, बराबर 1/v जो कि हमें चाहिए, प्लस 1/-10। अब सुनना ध्यान से सभी लोग, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस 1/-10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1/10 प्लस का है -2/25। अब जरा हल करते हैं, बराबर 1/v आ गया, ठीक है, ये हो गया 25, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, 25 नहीं 50 आएगा, सॉरी, 10×5 50 माइनस 25 दूनी 50, 1/v। अब जरा चेक करके देखिए आप सब लोग, 3/50 आ रहा है आपके पास, 1/v। इसका मतलब तिरछा गुणा करें तो v का मान कितना आ जाएगा, 50/3 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3, और आई थिंक इतना ही रहने देते हैं, 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 6 18, ये लो 16.6 बार हो जाएगा। तो ये धनात्मक आया है, इसका मतलब क्या है, मतलब तो साफ है ना, धनात्मक का मतलब कि भाई दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि दर्पण तो गिरा,
और इसमें सारे प्रतिबिंब यहाँ बनते हैं, लेकिन ये अपने आप धनात्मक है, इसका मतलब ये वाला प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ऑटोमेटिक। और आभासी अब नेचर भी बता देते हैं ना, एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो वी कितना है, धनात्मक है, बटा यू कितना है, सॉरी ये सूत्र होता है माइनस वी बटा यू, तो एम बराबर क्या है, माइनस वी कितना है, धनात्मक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटा यू माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एम आपका क्या है, वेरी सिंपल। तो ये एक एम धनात्मक हो गया, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। अच्छा एक और चीज़, एक नई चीज़ और है जो मैं आपको नेत्र वाले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो लेंस होते हैं ना, लेंस की एक पावर होती है, लेंस की पावर बराबर 1 बटा फोकस होता है। लेकिन याद रखना फोकस हमेशा फोकस ऑलवेज किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, नहीं है तो आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके लेंस की पावर आपको SI यूनिट में मिलेगी। क्योंकि लेंस की पावर का सूत्र क्या होता है, ये मीटर है ना, तो मीटर इनवर्स कर दो, तो लेंस की पावर का सूत्र होता है मीटर इनवर्स, या इसको डायोप्टर भी बोलते हैं, डायोप्टर एक ही बात है। हालांकि सेंटी डायोप्टर भी होता है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम SI यूनिट का ही प्रयोग अधिक करते हैं, ठीक है, डायोप्टर। ये लेंस की तो दोनों आ सकते हैं भाई, ध्यान रखना, लेंस की क्षमता का सूत्र, पावर का सूत्र क्या होता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है और आपका डायोप्टर भी हो सकता है, मीटर इनवर्स और डायोप्टर दोनों में से एक ही बात है, एक ही चीज़ है, ठीक है। बस इसी के साथ आज का ये अंक समाप्त करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। नमस्कार।